हाँ जी बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ आप लोगों की कवर हो गई थी। फिफ्थ है बेटे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट। आप लोगों ने 9th क्लास में टिंडल इफेक्ट का नाम भी सुना होगा। टिंडल इफेक्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने 9th क्लास में। देखो होता क्या है, ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या करेगा, लाइट को स्कैटर कर देगा और उसको अलग अलग डायरेक्शन में फैला देगा। मान लो ये पार्टिकल है, ये कोई लाइट आ रही है, लाइट रे आ रही है कोई भी, और ये लाइट रेज इस पे पड़ने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है, तो इसको क्या बोला जाएगा बेटे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाएगा। पार्टिकल उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उसको अलग अलग डायरेक्शन में फैला देगा। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो एक इस तरीके का कोई पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपके नोट्स के अंदर बनाया हुआ है, ध्यान से देखना जरा। यूं करके एक अरेंजमेंट बना हुआ है। यहाँ ये सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट रेज निकल रही हैं, और ये लेंस है, ये आगे उस लाइट को भेज रहा है बेटे। ठीक है, ये बीच में स्लिट रखी हुई है, दीज आर लेंसेज। और यहाँ ये कोई कंटेनर के अंदर मैंने क्या कर लिया, ये यहाँ पे कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन ले लिया, यहाँ पे लिया है कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो क्या होगा, ये जो लाइट रे है ये यहाँ से आने के बाद ये कन्वर्ज हो जाएगी। कन्वर्जिंग लेंस लगाया मैंने, कन्वर्ज हो जाएगी और ये जाएगी इस सॉल्यूशन में, और ये पार्टिकल से टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएगी। तो जो ये वाला एरिया है ना सॉल्यूशन का, ये वाला, ये आप लोगों को अलग से ही दिखाई देगा। इस एरिया के अंदर अलग से ही जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन आप लोगों को पूरे के पूरे सॉल्यूशन में अलग से ही दिखाई देगा। इस पोर्शन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसको क्या बोला जाएगा, इस एरिया को बोला जाएगा टिंडल कोन या टिंडल जोन भी बोल देता हूँ, टिंडल कोन या टिंडल जोन। तो दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स, बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स, एंड दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और है आपके नोट्स के अंदर दी हुई है बेटे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एक तो मैंने ले लिया ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल है मानो, और ये है कोलॉइडल साइज के पार्टिकल। थोड़ा कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स का साइज बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल, आप लोग जानते हो। ये क्या है कि लाइट जब इससे पास करेगी ना, यहाँ तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। ट्रू सॉल्यूशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करेगा, लेकिन जब यही लाइट पास करेगी कोलॉइडल सॉल्यूशन के थ्रू, तो बेटे ये वाला पूरा का पूरा एरिया आप लोगों को अलग से ही दिखाई देगा ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो वो तो दिखाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोलॉइडल सॉल्यूशन तो दिखाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है, ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगी, और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल क्योंकि छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू कोलॉइडल सॉल्यूशन पार्टिकल, तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दिखा पाएंगे। अच्छा, और किस चीज़ के ऊपर स्कैटरिंग डिपेंड करती है? स्कैटरिंग डिपेंड करती है बेटे, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। ध्यान से सुनो, अगर कोई वेव, कोई लाइट आ रही है और उस लाइट के लिए अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी, और अगर उसकी वेवलेंथ कम है तो उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। किसी रेडिएशन के लिए, किसी वेव के लिए, किसी लाइट के लिए, किसी भी कलर की लाइट के लिए अगर मैं बात करता हूँ, अगर उसके लिए लैम्डा कम है तो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर उसके लिए लैम्डा ज़्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी। ठीक है, तो लैम्डा शुड बी लो फॉर ग्रेटर स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ठीक है जी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये था ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लास्ट आती है बेटे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। लास्ट आती है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आप लोगों को काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहा था, मैंने वहाँ बताया था कि काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ ना बेसिकली एक्सप्लेन करती हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन को, और एक और फैक्टर है जो स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करता है, वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। देखो बेटे, कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक डीपी रहता है, एक डीएम रहता है। मैं कहता हूँ ये कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है और इसके अंदर ये डीपी के पार्टिकल हैं, इसके अंदर ये डीपी के पार्टिकल हैं, ये सारे डीपी के पार्टिकल हैं। ठीक है, डीएम के भी है साथ में, मैंने शो नहीं किया, मान लो ये डीपी के पार्टिकल्स हैं। अगर डीपी के, देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन में, कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन हो, डीपी और डीएम के पार्टिकल्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज रहता है। यही होती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है, डीपी और डीएम के पार्टिकल्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज रहेगा, उसी को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर डीपी के पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव है तो डीएम के पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव होगा, और अगर डीपी के पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव है तो डीएम के पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये ध्यान रखना।
ठीक है जी। और अगर डीपी के पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव है तो इसको बोला जाएगा नेगेटिव सोल, और अगर डीपी के पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव है तो इसको बोला जाएगा पॉजिटिव सोल। ठीक है, तो अगर डीपी के पार्टिकल के ऊपर मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास ये नेगेटिव सोल है, यानी नेगेटिव चार्ज है डीपी के पार्टिकल्स के ऊपर, डीपी के पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अरे रिपेल करेंगे तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो पार्टिकल आपस में कंबाइन करके लार्ज साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट होकर नीचे नहीं बैठेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि पार्टिकल आपस में कंबाइन करके लार्ज साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट ना होके नीचे ना बैठें, पार्टिकल रैंडमली घूमते रहें सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोला जाएगा कि कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल है। अगर वो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल आपस में कंबाइन होकर नीचे बैठ गए ना तो सॉल्यूशन डीस्टेबलाइज हो जाएगा। आगे डीस्टेबलाइजेशन भी पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन की। तो ये स्टेबल रहता है क्योंकि डीपी के पार्टिकल्स के ऊपर क्या है, सेम चार्ज है। मान लो यहाँ नेगेटिव है यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, रिपेल करने की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे और वो पार्टिकल रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से कंबाइन नहीं करेंगे और नीचे नहीं बैठेंगे। ठीक है जी, ये है कहानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की। अच्छा, ये चार्ज डेवलप कैसे होता है सर? डेवलप ऐसे हो जाता है, आप ये मान लो कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो गया डीपी और डीएम के पार्टिकल के बीच में, तो फ्रिक्शन की वजह से अगर डीपी पे नेगेटिव आ गया तो डीएम पे पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर डीपी पे पॉजिटिव आ गया तो डीएम पे नेगेटिव आ जाएगा। एक तो ये फैक्टर है। एक मैं कोलोइडल सॉल्यूशन आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन। आपके नोट्स के अंदर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे बनता है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ पोटेशियम आयोडाइड को डिसॉल्व कर दिया मैंने सिल्वर नाइट्रेट के अंदर, बेटे ध्यान से सुनो, तो यहाँ से क्या बनेगा, सिल्वर आयोडाइड बनेगा, K प्लस आई माइनस Ag प्लस NO3 माइनस, तो Ag प्लस आई माइनस के साथ कंबाइन करके AgI बनाएगा, और साथ में क्या बनेगा बेटे, पोटेशियम नाइट्रेट। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, साइड प्रोडक्ट छोड़ो इसको, मैं बात कर रहा हूँ सिल्वर आयोडाइड बनाना था मेरे को, तो सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बन गए। अब मान लो ये सिल्वर आयोडाइड का पार्टिकल प्रेसिपिटेट पड़ा है सॉल्यूशन के अंदर, अगर मैंने इसका 1 मोल लिया इसका 1 मोल लिया तो बेटे इसका कंप्लीटली 1 मोल बनेगा। अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी एक्सेस में ले लिया ना, अगर मैंने इसको एक्सेस में ले लिया, एक्सेस में 1 मोल से मैंने थोड़ी सी भी ज़्यादा अमाउंट अगर इसके अंदर डाली तो सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन एक्सेस में हो जाएंगे, K प्लस और I माइनस आयन्स एक्सेस में हो जाएंगे, K प्लस और I माइनस आयन्स एक्सेस में हो जाएंगे। तो अब ये जो सिल्वर आयोडाइड है ये इसको एड्सॉर्ब करेगा या इसको एड्सॉर्ब करेगा अपने सरफेस पे? आप लोगों ने प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन पढ़ा था कि कॉमन आयन को एड्सॉर्ब करेगा। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन क्या कहता है कि जो आयन कॉमन है प्रेसिपिटेट के साथ वो आयन पहले एड्सॉर्ब होगा उसके सरफेस पे, तो यहाँ भी I है यहाँ भी I है, तो पहले कौन एड्सॉर्ब होगा, I माइनस इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा। तो ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन सिल्वर आयोडाइड के सरफेस के ऊपर कौन एड्सॉर्ब हो जाएगा, I माइनस, और इसके सारे के सारे सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो डीपी के पार्टिकल पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सोल बन गया बेटे। बात समझ आई? और सॉल्यूशन में K प्लस भी घूम रहे हैं, K प्लस इसके चारों तरफ घूमते रहेंगे, K प्लस इसके चारों तरफ घूमते रहेंगे, K प्लस इसके चारों तरफ घूमते रहेंगे। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, K प्लस इसके चारों तरफ घूमते रहेंगे। आपके नोट्स के अंदर ना इस चीज़ को कुछ ऐसे भी मैंने शो किया है कि ये एक डीपी का पार्टिकल है, मान लो ये एक डीपी का पार्टिकल है, मान लो सिल्वर आयोडाइड है, मैंने उसको एक स्लाइड शेप में दिखा दिया। अब यहाँ क्या है, I माइनस एड्सॉर्ब हो गया, आके मानो I माइनस एड्सॉर्ब हो गया यहाँ, ठीक है। अब I माइनस इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हुआ तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, K प्लस को। सॉल्यूशन में और कौन से आयन घूम रहे हैं, K प्लस, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। अब बेटा ये I माइनस तो उसके सरफेस पे आके चिपक गया, फिक्स हो गया, तो इसको तो बोला जाएगा फिक्स्ड लेयर, ये तो बन जाएगी फिक्स्ड लेयर, और इसको बोला जाएगा मूवेबल लेयर। तो I माइनस तो उसके सरफेस पे फिक्स रहेगा और पोटेशियम प्लस आयंस घूमते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, तो एक लेयर तो फिक्स बनेगी, उसको तो बोला जाएगा फिक्स लेयर। ये लेयर तो फिक्स बनेगी और और जो पोटेशियम प्लस है इसके चारों तरफ घूमते रहेंगे, तो ये कौन सी लेयर हो जाएगी, मूवेबल लेयर, मूवेबल लेयर। और इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा फिक्स गैप रहता है बेटे, गैप रहेगा, उसको बोला जाएगा हाइड्रोडायनेमिक प्लेन ऑफ शियर, हाइड्रोडायनेमिक प्लेन ऑफ शियर, प्लेन ऑफ शियर। दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है कि इस फिक्स्ड लेयर और मूवेबल लेयर के बीच में ना एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अरे बिल्कुल होगा बेटे, एक तरफ तो नेगेटिव इकट्ठा हो गया, एक तरफ क्या इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा
देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड मूवेबल लेयर एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। उसको क्या बोला जाता है? जीटा पोटेंशियल। पेपर में आता है जीटा पोटेंशियल की डेफिनेशन, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड मूवेबल लेयर। उसको क्या नाम दिया जाएगा? उसको नाम दिया जाता है जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल। अच्छा, ये तो मैंने नेगेटिव सोल बनाया, अगर मैं पॉजिटिव सोल बनाना चाहूँ तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। देखो इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब मैं सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के अंदर डाल रहा हूँ, अब मैं सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के अंदर डाल रहा हूँ, तो Ag प्लस I माइनस कंबाइन करके क्या बनाएगा? AgI बनाएगा। अगर मैंने इसका 1 मोल लिया, इसका 1 मोल, तो इसका 1 मोल बन जाएगा। अब मैं इसको एक्सेस में ले लेता हूँ बेटे यहाँ, अगर मैंने इसको एक्सेस में लिया तो सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयन घूमेंगे? Ag प्लस और NO3 माइनस आयन सॉल्यूशन में एक्सेस में घूमेंगे। ये दोनों में से किसको एड्जॉर्ब करेगा अपने सरफेस पे? किसको एड्जॉर्ब करेगा अपने सरफेस पे? Ag प्लस को एड्जॉर्ब करेगा। तो सिल्वर आयोडाइड अपने सरफेस के ऊपर किसको एड्जॉर्ब करेगा भाई? सिल्वर प्लस को, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। अरे समझ रहे हो? ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन सिल्वर आयोडाइड अपने सरफेस पे किसको एड्जॉर्ब करेगा? सिल्वर प्लस को एड्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो सिल्वर प्लस को एड्जॉर्ब किया तो कौन सा सोल बन गया? ये बन गया पॉजिटिव सोल, पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन। और इसके और इसके चारों तरफ कौन घूमेगा? NO3 माइनस घूमेगा बेटे, इसके चारों तरफ घूमेगा NO3 माइनस, NO3 माइनस इसके चारों तरफ घूमेगा। अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फिक्स्ड लेयर कौन सी है सर और मूवेबल लेयर कौन सी है। यहाँ मैं बता देता हूँ, ये एक डीपी का पार्टिकल है और डीपी कौन है यहाँ? सिल्वर आयोडाइड। उसके सरफेस पे कौन आके डिपॉजिट हुआ? Ag प्लस उसके सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो गया Ag प्लस, और घूम कौन रहा है? NO3 माइनस। किसको खींच रहा है अपनी तरफ? वो खींच रहा है अपनी तरफ NO3 माइनस को, NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस। तो बेटे ये तो हो गई फिक्स्ड लेयर, ये तो हो गई फिक्स्ड लेयर। और ये क्या हो गई भाई? ये हो गई मूवेबल लेयर। और दोनों के बीच में एक क्या रहेगा? हाइड्रोडायनेमिक प्लेन ऑफ शियर। और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोला जाएगा? जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल। ठीक है, तो बेटे ये पढ़ लेना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज थी। आगे चलते हैं। अब ये है कि अगर कोलोइडल सॉल्यूशन को डीस्टेबलाइज करना चाहता हूं तो वो कैसे होगा? लास्ट चीज है हाउ टू डीस्टेबलाइज द कोलोइडल सॉल्यूशन। उसमें पहला मेथड आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस सुनो, बताता हूँ इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। देखो ये एक यू शेप ट्यूब ले लेते हैं बेटे, और इसके अंदर मैंने कोई कोलोइडल सॉल्यूशन फिल कर लिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 प्लेट्स लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए। और है क्या कि इसको मैंने एक्सटर्नल किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया बेटे। मान लो ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, और ये आगे यहाँ इससे जुड़ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कोलोइडल सॉल्यूशन लिया एक यू शेप ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं। एक को नेगेटिव पोल से दूसरे को पॉजिटिव पोल से कनेक्ट कर दिया, करंट पास कर दिया। तो बेटे इसमें क्या होगा, अगर मैं करंट पास करूंगा तो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज रहता है। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ भागेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अरे समझ रहे हो, अगर नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ, और इस प्लेट पे जाके इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ सारा चिपक जाएगा। इधर जाएगा तो न्यूट्रलाइज होगा ना वो। अगर नेगेटिव चार्ज है पार्टिकल के ऊपर, अगर पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ और इधर जाके चिपक जाएगा। पॉजिटिव प्लेट पे जाके चिपक जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। चार्ज खत्म हो गया तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन करके लार्ज साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डीस्टेबलाइज। सेम फंडा इधर है, जिन पार्टिकल पे पॉजिटिव है वो यहाँ जाएंगे, वो नेगेटिव प्लेट के साथ कंबाइन करेंगे, नेगेटिव प्लेट के साथ कंबाइन करके क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और न्यूट्रलाइज होके आपस में कंबाइन करके लार्ज साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? दिस इज द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
दिस इज द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, बेसिकली क्यों किया जाता है? टू डिस्टेबलाइज द कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को लार्ज साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन आती है बेटे यहाँ पे, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, देखो ऑस्मोसिस पढ़ा था हम लोगों ने। ऑस्मोसिस में क्या होता था? हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते थे। यहीं पे अगर मैं एक एसपीएम लगा देता हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के पार्टिकल को तो अपने थ्रू पास होने देती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को तो अपने थ्रू पास होने देती है, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अपने थ्रू पास होने नहीं देगी। तो डीएम के पार्टिकल तो इसके थ्रू पास हो जाएंगे, लेकिन डीपी के पार्टिकल इसके थ्रू पास नहीं होंगे। तो मान लो अब यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाना है और साथ में एसपीएम लगा दी। एसपीएम लगा दी तो जितना सॉल्वेंट है वो तो इसके थ्रू पास होकर एक साइड चला जाएगा। मैं कहता हूं मान लो यहां चला गया, और जितना डीपी है वो एक तरफ रह जाएगा। डीपी के पार्टिकल तो एक तरफ रह जाएंगे, जितना डीएम है, डीएम इसके थ्रू पास हो सकता है, तो डीएम सारा इसके थ्रू पास होकर एक तरफ चला जाएगा। मान लो मैं कहता हूं कि डीएम पे ना पॉजिटिव चार्ज है, डीएम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो डीएम कहां जाएगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो डीएम सारा का सारा इसके थ्रू पास होकर इस साइड इकट्ठा हो जाएगा और इधर जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और इस साइड क्या बच जाएगा फिर? इस साइड सारा का सारा क्या जाएगा? डीपी जाएगा। डीपी पे नेगेटिव चार्ज है, वो कहाँ भागेगा फिर? पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा, वहां जाके क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वी विल सेपरेट द डीपी एंड डीएम पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या हो जाती है? इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ डीएम पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, under the influence of electric field by preventing the movement of dp particles, by preventing the movement of dp particles with the help of a semi permeable membrane, that is called electroosmosis। उसको बोला जाता है बेटे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है जी, तो ये था बेटे आपका इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बारे में। आगे पढ़ते हैं बेटे, आगे देखो, आगे आता है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन देखो, कोएगुलेशन क्या होता है? कोएगुलेशन होता है कि हम लोग बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को डिस्टेबलाइज करने की। तो मान लो बेटे मेरे पास ये कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक सा पॉइंट है और एकदम से चीज़ समझ में आ जाएगी क्या बोल रहा हूँ मैं। कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है और ये मान लो डीपी के पार्टिकल्स मैंने दिखा दिए, और डीपी के पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देता हूँ A+B- टाइप का, तो इलेक्ट्रोलाइट A+ क्या करेगा? इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। A+ क्या करेगा? इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को, ये नेगेटिव हैं जिसकी वजह से रिपेल कर रहे हैं और सॉल्यूशन स्टेबल है, तो A+ जाएगा सॉल्यूशन में और इस नेगेटिव को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। अब इनका चार्ज हो गया ख़त्म। A+ जब इस माइनस के साथ कंबाइन किया तो कोई इलेक्ट्रोलाइट गया और उसने डीपी के पार्टिकल्स का चार्ज खत्म कर दिया। डीपी के पार्टिकल का चार्ज खत्म हो गया तो डीपी के पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे तो जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद लार्ज साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे, जुड़ने के बाद लार्ज साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे और नीचे बैठ जाएंगे। इसी को बोला जाता है कोएगुलेशन। इसी को बोला जाता है कोएगुलेशन। ये सिंपल सी कहानी है। अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग colloidal size particles into large size particles and ultimately they will get settled down in the form of precipitates, और ultimately वो नीचे बैठ जाएंगे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, लार्ज साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कोएगुलेशन। ठीक है, और एक आगे डेफिनेशन आती है इसमें, कोएगुलेटिंग आयन। जो आयन इलेक्ट्रोलाइट में से जो आयन रिस्पॉन्सिबल होता है डीपी का चार्ज खत्म करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट में से जो आयन रिस्पॉन्सिबल होगा डीपी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, डीपी पे नेगेटिव है ना, डीपी पे क्या है? नेगेटिव है। इस इलेक्ट्रोलाइट में से जो आयन
जो आयन डीपी का चार्ज खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको क्या बोला जाएगा? कोएगुलेटिंग आयन या फ्लोक्यूलेटिंग आयन। तो इसमें से कोएगुलेटिंग आयन कौन सा हुआ? A+। अगर ये नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन था तो ये हो जाएगा कोएगुलेटिंग आयन, कोएगुलेटिंग आयन और फ्लोक्यूलेटिंग आयन, फ्लोक्यूलेटिंग आयन। ठीक है, कोएगुलेटिंग आयन या फ्लोक्यूलेटिंग आयन। ये समझ आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। तो ये था आप लोगों का कोएगुलेशन। और बताता हूँ, देखो एक छोटी सी चीज़ और आती है बेटे यहाँ, कोएगुलेशन वैल्यू होती है। कोएगुलेशन वैल्यू, देखो कोएगुलेशन वैल्यू क्या होगी वो भी समझो। ये मैं वही कोलोइडल सॉल्यूशन दिखा देता हूँ दोबारा से। और ये है डीपी के पार्टिकल, और इनके ऊपर कैसा चार्ज है भाई? नेगेटिव चार्ज है। डीपी के पार्टिकल और इन पे कैसा चार्ज है? मान लो नेगेटिव चार्ज है। अब मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूं A+B-, या तो ये ऐड करूं या मैं ये ऐड कर दूं C2+D2-। अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करता हूं बेटे तो इसका तो एक प्लस इसके एक माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करता हूं ना तो इसका, इसमें कैटायन के ऊपर कितना है? 2+ है। इसका एक आयन इसके 2 डीपी पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। यहां तो एक कैटायन एक डीपी पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा, और अगर इस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करता हूं तो इसका एक आयन, एक कैटायन इसके 2 डीपी पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो किसकी अमाउंट ज्यादा डालनी पड़ेगी? इसकी अमाउंट ज्यादा डालनी पड़ेगी, इसकी अमाउंट कम डालनी पड़ेगी। तो अमाउंट जिसकी ज्यादा डालनी पड़ेगी उसकी कोएगुलेशन वैल्यू हो जाएगी ज्यादा, और जिसकी अमाउंट कम डालनी पड़ेगी उसकी कोएगुलेशन वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो कोएगुलेशन वैल्यू क्या हुई? द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कोएगुलेट अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, the minimum amount of electrolyte required to coagulate a definite amount of colloidal solution, that is called coagulation value of that particular electrolyte। तो किसकी कोएगुलेशन वैल्यू यहाँ ज्यादा है? इसकी कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा है और इसकी कोएगुलेशन वैल्यू कम है। मतलब इसकी अमाउंट कम डालनी पड़ेगी, इसकी अमाउंट ज्यादा डालनी पड़ेगी इसको कोएगुलेट करने के लिए। तो इसकी कोएगुलेशन वैल्यू कम और इसकी कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा। तो कोएगुलेशन वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटे कोएगुलेशन पावर के। कोएगुलेशन वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? कोएगुलेशन पावर के। तो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन पावर ज्यादा है, अब इनमें से कोएगुलेशन पावर किसकी ज्यादा है? इसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा है, क्योंकि इसका एक कैटायन इसके 2 डीपी पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा है, तो इसकी कोएगुलेशन वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। और इसकी कोएगुलेशन पावर कम है इसके कंपैरिजन में, इसकी कोएगुलेशन पावर कम है तो इसकी कोएगुलेशन वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। इसकी कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा। ठीक है जी, तो ये था बेटे आप लोगों का कोएगुलेशन। ठीक है जी बच्चों, एक छोटा सा और आप लोगों का आर्टिकल रहता है, हार्डी रूल रहता है इसमें, हार्डी सल्जे लॉ रहता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस आएंगी कोलोइडल सॉल्यूशन की, और उसके बाद ही आप लोगों का चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। और एक छोटी सी डेफिनेशन गोल्ड नंबर की, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटे।